नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। सपा सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर उच्च स्तर से सहमति बन चुकी है। वहीं विधानसभा में इस पद पर पार्टी शिवपाल यादव पर दाव नहीं लगाएगी। विधानसभा में इस पद पर विधायक राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम आगे चल रहा है। विधान परिषद से सपा दल के नेता दल बिहारी यादव हैं, लेकिन अभी तक सपा के पास नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक सदस्य संख्या नहीं थी। 5 मई को रिक्त हुए 13 पदों के चुनाव से सपा को 3 सीटें मिली। अब विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या 10 हो गई है, जो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या है बराबर। सपा सूत्रों के हिसाब से आपको बताते चले कि लाल बिहारी यादव पहले से सपा दल के नेता हैं और उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए वे कोर्ट में भी गए हैं। इसलिए पार्टी ने यह जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपने का फैसला किया है। रामलला की पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। रामलला के मंदिर में पुजारी जो हैं अब सफेद धोती व पीली चौबंदी में नजर आएंगे। ट्रस्ट की ओर से जल्द ही सभी पुजारियों को ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा अर्चना करने वाले सभी 25 पुजारियों को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पैड फोन भी दिया जाएगा। पुजारी राम मंदिर की ओर केवल पैड वाले फोन का ही इस्तेमाल कर सकेंगे और वहीं एंड्रॉयड फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया जाएगा। शुक्रवार को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पुजारियों के साथ बैठक की। राम मंदिर की आचार संहिताओं के बारे में बात कही जाए तो परिचित करवाया। इसी क्रम में ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। ट्रस्ट की ओर से पुजारियों को 3 सेट गर्मी के लिए व 3 सेट ठंडी के लिए ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। राम मंदिर में पुजारियों के लिए एंड्रॉयड फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रस्ट ने पुजारियों को कीपैड वाले फोन दे दिए हैं। पुजारी मंदिर में इसी फोन का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ बात भी करेंगे, जबकि उनके एंड्रॉयड फोन को मंदिर में बने ब्लॉक रूम में जमा कर दिया जाएगा। कावड़ मार्गों की खाने पीने की दुकान पर संचालकों का नाम और पहचान अनिवार्य कर दिए जाने से दुकानदारों में बेचैनी बढ़ गई है। सरकार के फैसले के साथ ही मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग की दुकानों पर दुकानदारों ने अपने नाम वाले फ्लैक्स लगा रखे हैं। ढाबों से मुस्लिम कर्मचारी भी कावड़ यात्रा तक के लिए हटाए जा रहे हैं। कई जगह स्वेच्छा से ही कर्मचारियों ने अपने आने से इनकार कर दिया है। अल्पसंख्यक समाज के कुछ दुकानदारों ने दूसरे समुदाय के लोगों को दुकान किराए पर दे दिया है या फिर साझेदारी कर लिया है। कई जगह दुकानों पर कावड़ यात्रा के समापन तक के लिए ताला डाल दिया गया है। पश्चिमी यूपी के करीब 240 किलोमीटर की कावड़ मार्ग पर दुकानदारों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बागपत में पुलिस ने कावड़ मार्गों पर मीट की दुकान और होटलों को बंद कराया है, जिन्हें सावन माह के बाद खोला जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद अब अवैध रूप से भारत में रह रही बांग्लादेश की महिला नागरिक को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची एक महिला और वह 3 छोटी लड़कियों की मां है। उसके साथ नामजद अन्य बच्चों की जमानत मिल चुकी है। ऐसे में वह भी जमानत की हकदार है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यह आदेश दिया जा रहा है। महिला हिना रिजवान पर आरोप है कि वह वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने परिवार के साथ भारत में ही रह रही थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को उसके पति व बच्चों सहित जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद महिला ने हाईकोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई थी। याची अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने दलील दी कि याची के एक महिला हैं और उसके 5 बच्चे हैं। इस मामले में याची के 3 बच्चों की जमानत मिल चुकी है और याची उसकी पति 1.5 साल से जेल में है। आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हाईकोर्ट के तथ्यों का अवलोकन करने के बाद याची महिला को सशस्त्र जमानत दे दी है। कानपुर नगर के मूलगंज थाने में 11 दिसंबर 2022 को याची हिना रिजवान पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विदेश नागरिक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि हिना का विवाह बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद से हुआ था। शादी के बाद उसने बांग्लादेश की नागरिकता ले ली थी। इसके बाद बांग्लादेश से वीजा लेकर भारत आई थी। वहीं बात कही जाए तो वीजा की वैधता 2018 में ही खत्म हो गई थी। इसके बाद भी वह फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में ही रह रही थी।
प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामपाल सिंह की 3.21 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इनमें बदायूं और बरेली में रामपाल की बात कही जाए तो आरपी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि व 2 मंजिल आवासीय भवन शामिल है। उन्होंने कुलपति रहने के दौरान मानकों का उल्लंघन कर तमाम चल अचल संपत्ति अर्जित की थी। ईडी ने पूर्व कुलपति के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज मुकदमे के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया था। विजिलेंस ने राज्य सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट में रामपाल सिंह को वर्ष 2003 में 2005 की अवधि के दौरान विभिन्न अनियमितताओं का दोषी पाया गया था। इनमें कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2004 के आयोग में अनियमितताओं, CCS विश्वविद्यालय मेरठ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालय के मानकों का उल्लंघन कर कॉलेज को संबद्धता प्रदान करना शामिल था। ईडी की जांच में सामने आया कि वह रामपाल विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय के मानदंडों का उल्लंघन किया, जिससे सरकार को 3.64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।